हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत मज़े में होंगे और लगातार आपकी पढ़ाई जो होगी अब स्पीड पकड़ चुकी होगी, क्योंकि अगेन अगेन हमारी जो वीडियोस है आपके इस चैनल के माध्यम से, जिसका नाम एजुकेशन हब बाय सुपी है, उसमें लगातार आपके वीडियोस पोस्ट की जा रही हैं। उम्मीद है कि आने वाले टाइम को भी आप एंजॉय करेंगे और आपकी जो है मैंने प्रोमिसेस कर रखी है कि फुल कंटेंट के साथ पूरी सिलेबस को कंटिन्यू कराना है। तो स्टूडेंट, उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बस स्थितियाँ परिस्थितियाँ सामान्य बनी रहें। उम्मीद करता हूँ कि अपने टाइम से मैं अपने कोर्स को पूरा करूँगा और इस चैनल में आने वाले सभी बच्चों, सभी स्टूडेंट, सभी बच्चों, सभी फ्रेंड्स, सभी दोस्तों को मेरा तहे दिल से स्वागत है। और मैं आज सुजीत आपके बीच में क्लास 10 की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर का जो लास्ट पार्ट है वो आज मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूँ। तो स्टूडेंट, आप लोग तैयार हो जाइए। आप लोगों को पता ही है कि तैयारी का अपने चैनल के पास बैठने की तैयारियाँ क्या क्या होती हैं, कैसे आपको पढ़नी है, ये मैंने सारी चीज़ें आपको बात ही बात में बता रखी हैं। तो उम्मीद है कि अभी आप स्टडी मटेरियल के साथ इस चैनल के सामने होंगे और पढ़ाई के लिए पूरी तरह से तत्पर होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के जो मेन कंटेंट रहने वाले हैं आज के टॉपिक में, जो हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें कि आज की आखिर टॉपिक रहने क्या वाली है, किन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। इन चीज़ों को जानना बहुत बेहद ही ज़रूरी है। और देखिए, इसमें जो सबसे पहले अगर हमारा टॉपिक की बात कर लूँ कि जिनको पढ़नी है, उसमें से पहली टॉपिक हमारी होगी टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इसके बाद इसके अंदर में एक छोटी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे, जिसको भूदान और ग्रामदान के नाम से जानेंगे। देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चंस रहता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट होगा कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। ये हम लोग देखेंगे। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक जो रहने वाला है, जो काफ़ी बड़ी टॉपिक के रूप में हम लोग देखेंगे, और वो होगा आपका टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसके साथ ही आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो स्टूडेंट आपको ये टेबल भी समझाने का काम करूंगा कि किस तरह से जो मेजर सेक्टर्स जीडीपी में हैं वो किस तरह से हमारे इंडिया के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट साबित हो रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक को। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि इंडिया जो है वहाँ शुरुआती टाइम से ही, यानी कि ओपनिंग स्टेज से ही हमारे यहाँ अपनी कंट्री की अगर स्पेसिफिक बातों की बात करी जाए तो बताऊँ कि ये एग्रीकल्चर जो है इसका बिल्कुल जिंदा दिली एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है। ये कह सकते हैं कि कितना भी टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसी चीज़ें जुड़ गई हैं, है ना, लेकिन फिर भी आज की जो डिपेंडेंसी है मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ इंडियाज़ की, तो बताऊं वो ओनली फॉर एग्रीकल्चर है। इसके बाद भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कंट्री की उसकी इकोनॉमिकल टर्म जो होती है ना, उसकी बैकबोन होती है। उसी तरह से हमारी भी बैकबोन्स है, लेकिन अगर इस बैकबोन में क्या खास बात है ये बात करेंगे तो आपको बताऊं ये एग्रीकल्चर है, जिसको ये सभी का भरण पोषण कर पाने में, जिसको लेकर के चल पाने में अपना इंडिया इतना बड़ा वास्ट कंट्री होते हुए भी सभी चीज़ों को सामान्य तौर से, सामान्य रूप से लेकर के चलने का काम कर रही है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि सैल्यूट है अपने कंट्री को, है ना। तो चलिए अब बात करें थोड़ी सी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कि जो भी टेक्निकल चेंजेस हो रही हैं वो कहीं ना कहीं कंट्री को डेवलप करने में तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट दे रही है। लेकिन ये बात है ना स्टूडेंट कि वो जो टेक्नोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन चीज़ों को प्रमोट करती हैं, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ों को, सॉइल फर्टिलिटी जैसी चीज़ों को, यानी कि नेचर जैसी चीज़ों को वो डिस्टर्ब कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कंडीशन को ला करके खड़ा कर दिया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। हालांकि एक तरफ अगर बात करेंगे कंट्री इकोनॉमिक के डेवलपमेंट की, तो बहुत ही तेज़ी से इतने बड़े भाग में वो बढ़ रहा है, इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि आज हमको ये कहने में अपार हर्ष हो रहा है, अपार खुशी हो रही है स्टूडेंट्स की हमारे इंडिया जो है रैंकिंग नंबर 1 to 5 के बीच में इकोनॉमिकल वेरिएशंस जो आपके अप एंड डाउन होते रहती हैं उसमें अपनी जगह बनाने में ये कामयाब रहा है। ये पिछले 2 सालों से लगातार जो हमारी इकोनॉमिकल टर्म की बात कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी स्थिति में पहुँच रही है। बस ये कोरोना काल गुजर जाए, फिर देखते हैं इसके बाद और अच्छे से हमारी ग्रोथ रेट होगी, जीडीपी बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, वो सब चीज़ें होंगी। खैर, उन चीज़ों का डिस्कशन हम लोग ज्योग्राफी में करेंगे, सॉरी इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन बात ही बात में जब चीज़ें आती हैं तो वो ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को रहा नहीं जाता ना, निकल ही जाती है।
ओके तो आगे बताऊं कि जो ये टेक्नोलॉजी है ये किस तरह से सीडिंग में काम करता है, किस तरह से इरिगेशंस में काम करता है, किस तरह से ये इरिगेशन फैसिलिटी में जैसे मशीनरीज आइटम जैसे लाइक सिंचाई के लिए जो ट्यूबवेल्स हैं, ये सारी चीज़ों को किस तरह से ये बढ़ाने का काम करेंगे। फील्ड्स का स्ट्रक्चर कैसा था, कैसा हो गया इस फॉर्म के कंसेप्ट के आने के साथ ही इसकी बात करेंगे हम लोग धमाकेदार तरीके से। तो चलिए स्टूडेंट, मैं पहले बात करूँ एग्रीकल्चर की दुनिया में इरीगेशन का। इरीगेशन बताऊँ स्टूडेंट, एक टनल है, बहुत बड़ा टनल जिसको नाली के जैसा बहुत चौड़ा जैसा बनाया है और वहां से बहुत लंबे दूर तक उसको बना करके जस्ट लाइक टनल है ना, टनल या नाला कह लो, उस जैसे चीज़ों से क्या कहता है पानी को फ्लो करा करके एग्रीकल्चर के लिए स्टोर कराया जाता है पानी को, वाटर को। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूं इस इरिगेशंस में तो बताऊं कि बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहां पे ना एग्रीकल्चर के लिए वो टनल्स को हम लोग नहीं ले जा सकते, उसके लिए पाइपलाइंस का हेल्प लेना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम ट्यूबवेल्स का यूज़ करते हैं, जगह जगह पे ट्यूबवेल्स को कनेक्ट करते हैं और खेत में जो फील्ड्स में जो पानी वानी का कंसर्न होता है ना, वो वहाँ पे स्प्रेड करते हैं स्टार्ट करके मोटर से। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो लगातार जो है इस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण क्या हो रही है, चेंजेस होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ये खेती के लिए तो अच्छी बात है स्टूडेंट, इसमें नो डाउट अबाउट इट कि ये किसी तरह से कोई लॉसेज है, लेकिन कहने का मतलब है इससे जिससे अगर थोड़ी सी अगर नेगेटिवनेस इसकी बात कर लूँ तो सॉइल के लिए जो है ये इसके हार्म्स जो फर्टिलिटी जो चीज़ें हैं जस्ट लाइक फर्टिलाइजर्स की बात कर ले तो ये तो सॉइल के लिए बहुत अच्छी स्थिति में नहीं लाने वाला इस कंडीशन को दिखाता है। उसके बाद ट्यूबवेल्स करेगा ऑब्वियसली साउंड होगा, तो साउंड पॉल्यूशन जिसको नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ों का क्या है अफेक्ट है जिसको हम लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर हम एग्रीकल्चर के बेनिफिट की बात करें तो इसको बेनिफिट मिल रही है, डेवलपमेंट की बात करें तो बेनिफिट होती जा रही है। हालांकि ये चेंजेस से कम नहीं है स्टूडेंट, हमारे इंडिया के लिए कहीं भी चेंजेस से कम नहीं है, चैलेंजेस से कम नहीं है। चेंजेस तो होना ही है और चेंजेस होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या जैसे जैसे हमारी स्थितियाँ, हमारे रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगे, लोग इन्वेंशन करेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, हमारी जीविका, हमारे लाइफ स्टाइल्स, हमारे नीड्स को हम कंस्ट्रक्ट करते चले जाएंगे। बताऊं कि 60% से भी अधिक लोग जो हैं इस एग्रीकल्चर को टेक्निकल तरीके से सीरियस लेना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि बताऊं ये मैक्सिमम लोगों का काम बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से कर पाने में एबल है ये टेक्निक, है ना। हालांकि ट्रेडिशन वे में अगर बात करूं कि अगर डिपेंडेंसी अपने जब डिपेंडेंस हमने प्राप्त करी है ना 1947, ये आपको पता ही होगा स्टूडेंट, तो बताऊं कि देश भर में जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्मिंग्स वर्क थे वो सारे स्टार्ट कर दिए गए। आपको बताऊं कि अपने इंडिया में जो फील्ड्स का साइज़ था वो बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, अब वो फार्मिंग कंसर्न में आकर के फील्ड का साइज़ बड़ा हो रहा है। आपको बताऊं कि जो खेती होते थे वो चकबंदी वाले सिस्टम में चला करती थी, है ना। लैंडलॉर्ड्स के या फिर जो भी वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स के अलावा जो भी और साहूकार सेठ हुआ करते थे, जो लॉन डोनर थे, उस टाइम पे वो क्या करते थे, लैंड्स का बहुत बड़ा हिस्सा अपने कंट्रोल में रखते थे और उनको लोन देते थे ज़रूर, लेकिन हाईली इंटरेस्ट पर। हाईली इंटरेस्ट देने का रीज़न ये होता था कि वो उनकी एक मकसद होती थी कि किसी भी तरह से ये जो फार्मर है, ये जो पीजेंट्स हैं, ये किसी भी कीमत पे इस लैंड को वापस ना ले सके और वो उसके बड़े लैंड के मालिक बन पाए और उस पर उन्हीं फार्मर्स को, उन्हीं पेजेंट्स को क्या कराया जाए, काम कराया जाए, उनका उनसे बेनिफिट लिया जाए। ये बहुत सारे ऑप्शंस थे उस टाइम पे। लेकिन बताऊं स्टूडेंट कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर की दुनिया में टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वेशन हुआ, वैसे ही वैसे सीड्स की दुनिया में बात कर लें, फर्टिलाइजर्स की दुनिया में बात कर लूँ तो बताऊँ ग्रेट चेंजेस आया। आपको बता दूँ कि 1960s के डिकेड्स में इसी कंसर्न में ग्रीन रेवोल्यूशन आ चुका है स्टूडेंट। ये बहुत बड़ा ग्रेट चेंजेस था जिसको वीट में सक्सेसफुली माना गया था। उसी तरह से यहाँ पे भी आप देखोगे कि जो ट्रेडिशन वे में जो पुश्तैनी ज़मीन थी या पुश्तैनी तरीके से या ट्रेडिशन वे में जो खेती करी जाती थी, सीड्स को सीडिंग करके फिर से लगाना, फिर से वो जो प्रोडक्शन हुआ, है ना। लेकिन अब क्या है कि हाइब्रिड टाइप की जो सीड्स है ना, उसको ला करके लोग क्या कर रहे हैं, हाईली मात्रा में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो ग्रेन्स की क्वांटिटी है, हालांकि लैंड लिमिटेड है स्टूडेंट, लैंड जितना है उतना ही है, लेकिन फिर भी हाइब्रिड टाइप की जो हमारी जो सीड्स है उसके आ जाने से लिमिटेड लैंड पर भी प्रोडक्शन आज के पॉपुलेशन के जैसे इंक्रीमेंट हुई है उसको बैलेंस करने में ये सक्सेसफुल रहा है। तो ये ग्रेट चेंजेस है, इसको हम लोग ग्रेट चेंजेस मान सकते हैं स्टूडेंट। ओके, तो चलिए आगे देखेंगे कि आखिर आगे कहता क्या है भाई। ये टॉपिक कहता है कि लैंड रिफॉर्म्स के लिए सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन ही नहीं किया गया बल्कि लॉ सिस्टम में भी कंस्ट्रक्शन करा गया स्टूडेंट। आपको बताऊं कि 1960 से लेकर के 1970 के डिकेड्स तक इंडियन गवर्नमेंट ने कई प्रकार के एग्रीकल्चर रिफॉर्मेशन वर्क करने का काम किया। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन,
है ना, जिसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, ये एग्रीकल्चर की दुनिया में इसको लाया गया, है ना। और इसके साथ ही डेवलपमेंट के कई सारे जो लिमिटेड एरिया थे उसको अनलिमिटेड करने का काम करना स्टार्ट करा हमारी गवर्नमेंट ने। 1980 से लेकर के 1990 के डिकेड्स तक जो लैंड का स्ट्रक्चर था उस पर डेवलपमेंट को लेकर के जो प्रोग्राम्स प्लान लाई गई थी उस पर टेक्निकल तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से काम किया जाना शुरू कर दिया गया। और बताऊं, इसके लिए जो पहले लॉन डोनर जो सेठ साहूकार हुआ करते थे ना स्टूडेंट, उन चीज़ों को हटा करके अब क्या किया गया, बैंकिंग सिस्टम को लाया गया, सहकारी समितियां लाई गई, है ना। और इनकी सहयोग से फार्मर्स जो हमारे पीजेंट्स जो काफ़ी पुअर तबके के होते थे उनको क्या किया गया, लोन देने का काम किया काफ़ी रियायत रेटों पर, ताकि वो अपनी खेती कर सकें, अपने सारे लोन्स को फ्री हो सकें, है ना। तो ऐसे करके हमारी गवर्नमेंट ने क्या करें, उनको सपोर्ट करने का काम किया। पीजेंट्स को बड़े बेनिफिट देने के लिए क्रेडिट कार्ड जैसी, क्रेडिट कार्ड आज के डेट में आप लोग सुनते भी होंगे, किसान क्रेडिट कार्ड, है ना। या फिर जो भी आपका इंसिडेंट हो गया, जस्ट लाइक आपका किसी तरह से आपका जो फिजिकल डैमेज हो गया, इवन ये कह लें कि आपके ग्रेन्स का लॉसेस हो गया, है ना, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा बारिश हो गई उसमें भी आपके अनाज क्या होती है, डैमेज होती है फसल, है ना। उसके बाद अगर बात कर लूँ ज़्यादा सूखा हो गया तो भी डैमेज होती है। तो हर तरह से जो चीज़ें होती है उसको इंश्योरेंस जैसी चीज़ें दे करके, ग्रेन्स के लिए इंश्योरेंस जैसी चीज़ों दे करके हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, इन फार्मर्स को, इन पेजेंट्स को इन सारे कंडीशन से निकालने में मदद करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट, है ना। इसके अलावा एयर इंडिया, दूरदर्शन आप लोग जानते होंगे, है ना, DD1 जिसको हम लोग कहते थे, अपने टाइम पर हम लोग DD1 DD2 बहुत देखते थे, है ना, क्योंकि उस टाइम पर यही प्रॉपर चैनल हुआ करते थे स्टूडेंट। चलो ठीक है, फिर भी आकाशवाणी इसको कहते हैं हम लोग, और दूरदर्शन, आकाशवाणी मीन्स एयर, है ना, जो आप लोग FM एयर सुनते हैं रेडियो के माध्यम से, ओके। तो ये दूरदर्शन जो है किसानों के लिए खास करके ना मौसम से रिलेटेड और फसलों से रिलेटेड प्रोग्राम्स को लाया करते थे, ताकि जो फार्मर्स भाई है ना, जो हमारे किसान भाई हैं, वो क्या करें, इन सारी चीज़ों को, पेस्टिसाइड्स कैसे यूज़ करना चाहिए, क्या मेडिसिन देनी चाहिए, कैसे इस पर क्या स्टेप्स होनी चाहिए, जो खेती करने के टेक्नोलॉजी है किस तरह के पैटर्न्स यूज़ करनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन उस पर भरपूर तरीके से किया जाना स्टार्ट कर दिया गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल पार्ट फिनिश स्टूडेंट। इसका हम लोग भूदान और ग्रामदान के बारे में देखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट हम लोग भूदान और ग्रामदान को जानने का काम करते हैं। जैसा कि आपके टॉपिक में ये मेंशन है, भूदान और ग्रामदान, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट एक छोटे से इवेंट है, जस्ट लाइक स्टोरी, हालांकि आप भी पढ़ सकते थे। जैसा कि गांधी जी ने एक सत्याग्रह चलाया था, उसमें एक बहुत ही कहिए तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल के तौर पे एक हमारी फ्रीडम फाइटर रही थी जिनका नाम था विनोबा भावे। उन्होंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे निष्ठावान सत्याग्रही के रूप में उन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। आपको बताऊं कि जब ये वहाँ से ग्राम स्वराज की अवधारणाओं को लेकर के, जब उनको उन लोगों को उसमें जो फेथ था ग्राम अवधारणाओं को लेकर के, उसको वो क्या कर रहे थे, स्प्रेड कर रहे थे इस सत्याग्रह के माध्यम से। जब इंसिडेंट ये होता है ना कि जब वो एक गाँव पहुँचती हैं और पहुँचने के बाद कुछ गरीब किसान होते हैं, वो उनसे आकर के कहते हैं कि भाई ऐसा है ना कि हमारे पास तो खेती करने के लिए लैंड भी नहीं है, कुछ इसके अगर उपाय कर दो तो हम उस पर कुछ काम भी कर पाते। तो इंस्टेंटली उस टाइम पे तो विनोबा भावे कुछ रिप्लाई नहीं दे पाती हैं, लेकिन ये कहती हैं कि सहभागिता के कारण, अगर सहभागिता बना करके आप लोग खेती बाड़ी करने के लिए एग्री हो तो मैं ज़रूर इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट से बात करूँगी। अब बताऊँ सहभागिता या सहकारी मतलब क्या होता है कि मीन्स सह मतलब मिलजुल करके, भागिता देना, भाग लेना, यानी कि सरकारी ज़मीन की प्लॉट्स में जो आपका कंट्रीब्यूशन हो सकता है, आप मिल करके क्या करिए, उसमें खेती करिए। उसमें आपको बस यही कंडीशन होगा उसमें कि जो गवर्नमेंट का जो रेट होगा, आपको उस गवर्नमेंट रेट में गवर्नमेंट को ही अपने प्रोडक्ट को बेचना है, ये उसमें एक बाउंडिंग होती है। बाकी नॉर्मल आपका वो लैंड है, ठीक है। तो ये तो अच्छा है ना कि आपको मार्केट का भाव तोल मोल से ज़्यादा ये नहीं है, आप सीधा जाओगे गवर्नमेंट आपके पास जाओगी नहीं, आओगी गवर्नमेंट आपके पास आएगी और आकर के वो आपको तोल भाव जो भी मटेरियल रहेंगे आपका वेटेज लेगी, वो मेजरमेंट जो भी होगा करके आपको एक गवर्नमेंट रेट पे आपको वो क्या करेगी, सारे माल को परचेज कर लेगी। तो उन्होंने कहा कि ये सहकारी तरीके से आप खेती करना पसंद करोगे तो हम गवर्नमेंट से बात करेंगे। तो उन्होंने अपनी सहभागिता पर अपना सहमति जताया और उनको देखते ही देखते आगे जा कर के, मतलब इस स्टेप पर उन्होंने काम करने का काम किया। कुछ समय बीतते ही आप देखोगे कि एक और महान आत्मा है या फिर ये महान व्यक्ति हैं जो इस ग्रामदान और भूदान में एक कदम आगे का काम करते हैं, है ना। वो क्या करते हैं कि इस ग्रामदान के नाम पर जो 80
80 पेजेंट्स जो थे, जो बेरोजगार थे, जिनके पास या लैंडलेस फार्मर्स थे, उनको क्या किया उन्होंने, लगभग 80 एकड़ लैंड का प्लॉट उनको क्या कर दिया, दान में दे दिया। और वो दान में देने वाले कौन थे पता है आपको? श्री रामचंद्र रेड्डी महाशय थे, जिन्होंने 80 लैंडलेस लैंड्स को क्या किया, 80 एकड़ लैंड्स को ही डोनेट कर दिया। तो ऐसे विचारों को उन्होंने फैलाने का काम किया, स्प्रेड करने का काम किया, और सभी भूमिहीन जो किसान थे उनको क्या किया, प्रमोट किया कि आप खेती करने के लिए तैयार हो, हम आपके साथ हैं, है ना। और इस तरह के जो मूवमेंट चलाए गए, जो लैंड को दान देने का काम किया गया, उसको भूदान कहा गया। और भूमि में काम करने वाले लोगों को भूदान के जगह में जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जिन लोगों का इन्वॉल्वेशन था स्टूडेंट, जो ग्रामीण एरिया के लोग थे, जो पेजेंट इसमें शामिल थे, जो फार्मर्स इसमें शामिल हुए, उनको क्या कहा गया, ग्राम दान। इस तरह से ये आपका जो टाइटल है ये कंप्लीट होता हुआ। इसके बाद आप देखेंगे कि जो भूदान और ग्रामदान आंदोलन था, इसी आंदोलन कह लीजिए, रिवोल्यूशन कह लीजिए, आप लोग समझते हो, इसको रक्तहीन क्रांति यानी कि ब्लड लेस रिवोल्यूशन के नाम से भी कॉल किया जाता है। उम्मीद है ये टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा, ये स्टोरी क्लियर हो गया होगा। आगे बात करूं कि एग्रीकल्चर से जो आपको पता होगा कि इंडिया जो है एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा पार्ट है, और बताऊं कि इस एग्रीकल्चर के सपोर्ट को हम बैकबोन के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये अपने इंडिया के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है और इसको बैकबोन के नाम से ही जाना जाता है। 1951 से लगातार ये जो है ना एग्रीकल्चर का जो योगदान है वो लगभग 2010-11 के डिकेड्स तक आप देखोगे लगभग 52% यहाँ के पॉपुलेशन बढ़ने के कारण यहाँ पे रोजगार और आजीविका का साधन क्या हो गया था, इस टाइम पे इसको ये कवर किया हुआ था। ये बात हुई 2010-11 की। उसके बाद अगर बात करी जाए डेटा की, तो एग्रीकल्चर की जीडीपी की बात कर ली जाए, है ना। जीडीपी का मतलब क्या होता है, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट को जीडीपी का फुल फॉर्म भी ना पता हो, तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि जीडीपी का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको उम्मीद है कि दिखता होगा, जीडीपी। इसका मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उम्मीद है आपको दिखाई दे रही होगी मेरी ये राइटिंग करी हुई टेक्स्ट, है ना। तो ये ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ये ईयर बाय ईयर ना अलग अलग सेक्टर्स पे डाउन होता दिख रहा था। कहीं ना कहीं ये जो डाउनिंग जो थी जीडीपी का, ये अपने कंट्री के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया था, है ना। और इसी को लेकर के एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंस को समझते हुए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने जो टेक्निकल और मॉडर्नाइजेशन जैसी चीज़ें थी उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना उनके लिए नेसेसरी हो गया कि भैया अगर अब नहीं करे तो कब करें, है ना। इसके बावजूद भी सिर्फ एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड रहना बहुत मुनासिब नहीं था, क्योंकि यहाँ के जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है ना वो फुल्ली डिपेंडेंट ऑन सीजन, रेनी सीजन, ओके। तो इसलिए यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने क्या करी कि बहुत सारे ऐसे चीज़ों को प्रमोट करने के लिए क्या करा गया कि इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन जैसी चीज़ों को खोला गया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना करी गई, है ना। फिर से वेटनरीज की सर्विसेज खोली गई, पशु प्रजनन केंद्र खोले गए, बागबानी, है ना, जिसको गार्डनिंग कहते हैं, मौसम विज्ञान जैसी चीज़ों को जो पहले से भविष्यवाणियाँ कर लेते हैं कि हाँ मौसम ऐसा रहने वाला है, ऐसे रिसर्चर्स को डेवलप करने का काम किया। इसके डेवलपमेंट से ये बेनिफिट होना स्टूडेंट के आने वाले टाइम में क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी, इन चीज़ों पर भरसक कोशिश करके उन चीज़ों को टाइम रहते सही किया जा सकता था। ऐसे आपको जो जीडीपी है उस किस तरह से ये डिक्लाइन हुई, या ये कह सकते हैं किस तरह से इसका जो अलग अलग सेक्टर में इसकी कमी आती हुई रेंज है जीडीपी पे, उसको हम लोग यहाँ कंसीडर कर सकते हैं, जिसको मैं आपके बोर्ड में जो आपके पीछे जो ये टेबल लगा हुआ है, टेबल है, उसमें मेंशन है। मैं उस टेबल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा स्टूडेंट, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको टॉपिक क्लियर दिख रहा हो तो ठीक है, अगर ना भी दिख रहा हो तो आपको बताऊँ कि आपकी बुक में ये मेंशन है। आप देखो यहाँ पे पहले नंबर पर टेबल है सेक्टर, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, और लास्ट कॉलम आपका जीडीपी का है। उसके बाद ईयर दिया हुआ है 2013-14, 14-15, 15-16। उसके बाद देखिए एग्रीकल्चर में 2013 में
जो जीडीपी थी वो 4.2 थी, वही 2014-15 में -0.2 हो गई। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुई है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुई है। 2015 में थोड़ा ठीक हुआ 1.1, लेकिन ओवरऑल अगर बात करी जाए 2013-14 के कंपेरिजन में तो ये डाटा अभी भी लेस है, कमज़ोर है। ठीक है, उसका जो इंडस्ट्री की बात करें 2013-14 में तो 5.0 थी ये डाटा, 14-15 में 5.9 और 15-16 में 7.3। इसके हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ एवरेज ठीक ठाक रहा है इंडस्ट्री वाला कॉलम, मतलब एक प्लस हुआ है ना, प्लस हुआ, इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है इंडस्ट्री सेक्टर में। उसके बाद अगर बात करें सर्विस में तो 7.1 2013-14 में, 2014-15 में 10.3, 15-16 में 9.2। अगर एवरेज देखा जाए स्टूडेंट तो यहाँ पे भी ठीक ठाक रहा, लेकिन 2015-16 आपका थोड़ा सा डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है ना डाटा। लास्टली अगर हम जीडीपी की बात करें 2013 और 14 के एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस को मिला करके तो ओवरऑल 6.6 था। उसके बाद अगर हम बात कर ले 2014 एंड 15 की तो ओवरऑल जीडीपी जो थी वो 7.2 थी, और 2015-16 के अगर डाटा की बात कर ले जीडीपी तो 7.6 थी। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि स्टूडेंट किस तरह से ये डाटा जो है लगातार क्या कर रहा है, घटता बढ़ता रह रहा है, और अपने कंट्री के वेरिएशंस जीडीपी में बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। इस तरह से आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि हमारी जो कंडीशन है वो एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं फिट नहीं है, अच्छी नहीं है। इंडस्ट्री के, सर्विस के सेक्टर में कुछ हद तक ठीक है, इस हिसाब से अगर एग्रीकल्चर भी रहे तो हमारा कंट्री बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा स्टूडेंट। ओके, नाउ आपको बताऊं कि अपने इंडिया की खास बात है कि ये जो है ना एक्सपोर्टर भी है। जस्ट लाइक मसाले की बात कर लूँ, मसाला का ये बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन दूसरी ओर ना स्टूडेंट की बताऊँ कि बहुत सारे एग्रीकल्चर के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसकी सप्लाई इंडियन गवर्नमेंट ने बंद कर दी है, जिसके कारण जीडीपी में खासा डाउन हो रहा है, खासा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरह का तो खैर दिक्कत वाली बात है ना। तो इस तरह से ये टॉपिक फिनिश हुई स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा और लास्ट टॉपिक इस वीडियो का रहने वाला है, वो है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। आखिर वैश्वीकरण का क्या है रोल इस एग्रीकल्चर की दुनिया में। तो बताऊं कि ये ग्लोबलाइजेशन जैसी चीज़ कोई नया नहीं है स्टूडेंट, ये नया टर्म नहीं है, ये कॉलोनियल एरा के टाइम से ही दिखाई देगा। अब बोलोगे सर कॉलोनी क्या है, तो कॉलोनी के नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि कोई भी अदर कंट्री के लोग जो दूसरे कंट्री में अपने मार्केट की चीज़ों को, अपने कंट्री के चीज़ों को उनके मार्केट में ले जा करके किसी चीज़ को सेल करने का काम, या इवन ये कह लें कि अपने प्रोडक्ट के थ्रू वो उस मार्केट पे अपना कब्जा रखने का काम करते हैं, जिनकी पावर अथॉरिटी उनके मार्केट पे पूरी तरह से उनका दबदबा कायम कर लेता है, उसको हम लोग कॉलोनी कहते हैं। और यही कॉलोनियल एज था जहाँ पे स्टूडेंट बताऊं कि 19th सेंचुरी में यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे जब यहाँ पे भारत आए थे ना, अपने इंडिया जब आए थे, तो बताऊं स्टूडेंट ये आए थे ओनली फॉर मसाला का जो मसाला की जो स्पेसिफिक कैरेक्टर थी या फिर जो सब्सटेंसेस थी उसको यहाँ से वो एक्सपोर्ट करना चाहते थे, यानी कि एज ए ट्रेड। उसके बाद अगर बात करूँ साउथ इंडिया में, तो आपको बताऊँ कि यहाँ फर्स्ट और भी जो ऐसा कर सकते हैं ना, जस्ट लाइक नील आप जानते होंगे, इंडिगो। उसके बाद कॉटन की बात कर लूँ जो दुनिया में बहुत मशहूर है अपनी इंडिया की सारे प्रोडक्ट, ऐसी चीज़ों को वो प्रमोट करने के लिए आए थे क्योंकि उनको इससे बड़े बेनिफिट मिलती थी। वो इसके ट्रेड को ब्रॉड करते थे, यूनिवर्सल लेवल पर उसको रन करते थे, है ना। तो उनसे ना यहाँ बहुत कम मात्रा में उन चीज़ों को इंडिया से बहुत कम कॉस्टिंग पे खरीद करके बहुत हाईली रेंज पर विदेशों में उनको सप्लाई किया जाता था, है ना। तो इसमें कहीं ना कहीं ब्रिटेन जैसी कंट्री है ना, बहुत बड़े लंबे समय तक अपने इंडिया में राज करता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद बात करूँ कि 1917 में बिहार में जब चंपारण आंदोलन था, कुछ इसी तरह के कुछ शुरुआत करने का ही रिजल्ट था कि जो कंट्री अपनी इंडिया थी, इस तरह के रिचर पोजीशन में रहते हुए भी बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट वो प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रही थी। लेकिन लास्टली आज हमारे देश इंडिपेंडेंसी हो चुकी है देश में, और आज अपना देश जो है पूरी तरह से आज़ाद है। लेकिन बहुत खतरे की बात ये भी कह सकता हूँ स्टूडेंट की आज के डेट में कि जिस तरह से हैवी फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो रहा है, केमिकल्स का यूज़ हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। आज ये भी बताऊँ कि अपने इंडिया में अब थोड़ा सा पैटर्न जो है थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब हमारे जो एग्रीकल्चर के जो डिपार्ट है या एग्रीकल्चर का जो पार्ट है, वहाँ पे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का कंसेप्ट बढ़ रहा है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के हिसाब से ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। फिर भी ये रिसर्च में देखा जाता है लगातार कि किस तरह से यहाँ की पॉपुलेशन जो है इस पर डिपेंडेंसी है लिमिटेड लैंड होने के साथ साथ। आपको ये भी बताऊं कि लिमिटेड लैंड तो हमारे पास है, एग्रीकल्चर भी हमारा डेवलप हो गया है, लेकिन आपको बताऊं कि अपने इंडियन फार्मर्स का जो
कैरियर है ना फार्मिंग के सेक्टर पे वो खतरे पे है, क्योंकि बहुत समय तक हम इस फर्टिलाइजर का यूज़ करते रहेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये सॉइल फर्टिलिटी ही एक्सपॉइल हो जाएगी, डेड हो जाएगी हमारी सेल, और लास्टली हम क्या होंगे, भूखे मरने की स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर आपने किसी तरह से इस तरह की खेती करते हुए देखनी हुई होती है कि हैवी फर्टिलाइजर्स यूज़ होता है, तो आप उनको जरूर सजेस्ट करिए। पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है, उनको जरूर सजेस्ट कीजिए कि भाई आप नेचुरल तरीके से गोबर कंपोस्टिंग का जो चीज़ होता है ना, उन जैसे चीज़ों को आप क्या करो, भरपूर यूज़ करो, है ना, ताकि अपनी फर्टिलिटी जो है वो लॉन्ग टाइम तक अपने लैंड्स की बनी रहे। और जो हमारी ये दास्ता जो जैसी चीज़ें जो हमारे फॉरेनर्स इस पर बिल्कुल नजरें टिका करके बैठे हैं, इन चीज़ों से वो दूर रह पाएँ और हम अपने देश को स्वच्छंद फ्रीली तरीके से रोटेट करते रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, हर दिन ताजगी भरा और एक फ्रीडम के जैसा फील करते रहें, ऐसी भावनाओं को लाने की कोशिश होनी चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट, आज इस चैप्टर की समाप्ति हो चुकी है क्लास 10। आप लोगों को मैं बधाई दे रहा हूं कि आप लोग मुझे बहुत सारे सपोर्ट्स दिए इस वीडियोस के, इन सारी वीडियोस के सपोर्ट्स में, और मैं आगे भी उम्मीद करता हूं कि आपकी जो सब्सक्राइबर जो ऑप्शंस है, लाइक जो ऑप्शंस है, कमेंट जो ऑप्शंस हैं, शेयर्स के जो ऑप्शंस हैं, उस पर आपका भरपूर सहयोग मुझे मिलता हुआ दिखेगा, है ना। और ये तो बोलूँगा स्टूडेंट कि आपके लिए है, आपके बेनिफिट को देखते हुए मैंने इन चीज़ों को तैयार किया है, और इसके लिए मैं किसी तरह का कोई कॉस्ट, कोई भी एक्स्ट्रा पैसे आपसे नहीं ले रहा हूँ। आपको ये क्लियर बता दूं, ये चैनल उन लोगों के लिए है जो फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरेस्ट सिर्फ रख करके पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, कोर्स को कंप्लीट करने के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। वो बेशक इस चैनल पे आए और आकर के अपना बहुमूल्य योगदान दें, अपना लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर करना, इन सारी चीज़ों को बदले में फीडबैक के रूप में अगर आप मुझे कुछ दे रहे हो तो ये दो, और जब मैं आपसे फीडबैक लूँगा स्टूडेंट तो आपके रिजल्ट के साथ लूँगा। बस आप बने रहिए मेरे चैनल में, हमेशा अपना प्यार मुझ पर बरसाते रहिए। तब तक के लिए अगली वीडियो में लाऊं, तब तक आप क्या करो ना, वेट कर लो। अच्छा चलो, एक चीज़ और मैं बताऊं स्टूडेंट कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो, अपने कमेंट बॉक्स पर अपने सजेशंस को पोस्ट करोगे। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों को किस चैप्टर में ज़्यादा परेशानी आ रही है। मैं ऐसे चैप्टर्स को उठाना चाहूँगा जो ज़्यादा स्कोरेबल है पहले, और ज़्यादा रिविज़न की ज़रूरत पड़ेगी आपको, है ना। इसलिए आप उन चीज़ों को कंसिडर करें और अगले पोस्ट करें मुझे कि आपके नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाली है। क्लास 10 स्पेशली आपके लिए ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आप अपनी नेक्स्ट टॉपिक मुझे पोस्ट करें कमेंट बॉक्स पर। चलिए सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन आए पसंद आए, सेशन आए पसंद आए, नहीं आए भैया आपकी मर्जी, लेकिन अगर आया हो तो शेयर जरूर करिएगा। ओके, चलिए सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा धन्यवाद और बाय बाय।